हेलो एवरीवन। आज के वीडियो में हम लोग कुछ प्रीवियस ईयर से रिलेटेड क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। तो चलिए आज की क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन है कि किसी भी प्रतिष्ठान यानी कि किसी भी बिजनेस या फिर किसी भी फर्म के विघटन के परिणाम स्वरूप किसी साझेदार को सामान्य तौर पे निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार उपलब्ध नहीं होता है। ठीक है, इस क्वेश्चन को पहले आप समझ लीजिए। यहाँ पूछा जा रहा है कि किसी भी फर्म का अगर विघटन होता है तो उसके परिणाम स्वरूप कोई भी पार्टनर को सामान्य तौर पर कौन सा अधिकार उपलब्ध नहीं होता है। ठीक है, यहाँ ध्यान रखिएगा, नहीं होता है आपसे पूछा है। चलिए अब हम ऑप्शन को पढ़ते हैं। तो देखिए, यहाँ पे पहला ऑप्शन है कि किसी भी प्रतिष्ठान को संपत्ति के न्यायसंगत वितरण का अधिकार। ऑप्शन दूसरा है कि समय से पूर्व प्रतिष्ठान का विघटन होने पर प्रीमियम वापस पाने का अधिकार। या फिर ऑप्शन 3 है कि परामर्श करने का अधिकार। या फिर ऑप्शन चौथा है कि किसी साझेदार या उसके प्रतिनिधि को प्रतिष्ठान का नाम या फिर उसका एसेट्स के उपयोग से रोकने का अधिकार। तो देखिए, जब किसी भी फर्म का विघटन होता है तो उसके परिणाम स्वरूप जो पार्टनर होते हैं उनको कौन कौन से अधिकार प्राप्त होते हैं। तो देखिए, इसमें किसी भी प्रतिष्ठान की संपत्ति के न्याय संगत करने का अधिकार, तो हाँ, यह अधिकार होता है किसी भी फर्म के विघटन होने पर किसी पार्टनर को। तो यह तो ऑप्शन होगा नहीं। उसके बाद दूसरा देखिए, दूसरा में कहा जा रहा है कि समय से पूर्व प्रतिष्ठान के विघटन। प्रतिष्ठान मतलब यहाँ समझ लीजिएगा कोई भी बिजनेस या फर्म। ठीक है, अगर आप इंग्लिश में इस क्वेश्चन को पढ़िएगा तो वहाँ पे बिजनेस या फर्म लिखा हुआ रहेगा। ठीक है, तो समय से पूर्व प्रतिष्ठान के विघटन होने पर प्रीमियम वापस प्राप्त करने का अधिकार। तो यह भी अधिकार जो होता है एक पार्टनर को होता है कि अगर समय से पूर्व अगर किसी फर्म का विघटन होता है यानी कि किसी भी फर्म का समापन हो रहा है तो वह प्रीमियम की राशि वापस प्राप्त करने का अधिकारी होगा। ठीक है, तो यह भी ऑप्शन नहीं होगा। उसके बाद तीसरा ऑप्शन है कि परामर्श करने का अधिकार। तो देखिए, किसी भी फर्म का जब विघटन होता है तो उस सिचुएशन में जो विघटन हो जाता है तो उसको परामर्श करने का अधिकार नहीं होता है। ठीक है, तो यह ऑप्शन हो सकता है। हम नेक्स्ट ऑप्शन को भी देखेंगे। तो देखिए, इसमें कहा जा रहा है कि किसी साझेदार या फिर उसके प्रतिनिधि यानी कि कोई भी पार्टनर या फिर जो उसके प्रतिनिधि हैं उनको फर्म का नाम या फिर संपत्ति के उपयोग से रोकने का अधिकार। तो हाँ, जब किसी भी फर्म का विघटन हो जाएगा तो किसी भी पार्टनर को या फिर जो उसके प्रतिनिधि हैं वह उस फर्म के नाम का उपयोग या फिर उस फर्म के संपत्ति का उपयोग नहीं कर सकता है और उसको रोकने का अधिकार होता है। तो यह भी होगा। तो देखिए, इसका आंसर हो जाएगा क्या? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा हो जाएगा। ठीक है, इस क्वेश्चन में पूछा ही जा रहा था कि कौन सा अधिकार उपलब्ध नहीं है। ठीक है, तो हम लोगों ने देखा कि यह सारे अधिकार जो हैं उसको होता है, लेकिन जो विघटन के समय उसको परामर्श करने का अधिकार नहीं होता है। तो इस तरह से इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, और यह सारा क्वेश्चन आप लोगों का प्रीवियस ईयर से रिलेटेड है, तो आप लोग इसको कीजिए। ठीक है, और यहाँ से आप लोगों को बहुत सारा चीज़ समझ में आएगा कि किस तरह से क्वेश्चन घुमा फिरा के पूछा जाता है जहाँ पे हम कंफ्यूज कर सकते हैं। जैसे कि अभी हम लोगों ने इसमें देखा तो आप लोगों को लगा होगा कि ऑप्शन नंबर तीसरा नहीं होगा, लेकिन इसका आंसर ऑप्शन नंबर तीसरा है। ठीक है, उसके बाद देखिए, दूसरा क्वेश्चन पूछा जा रहा है यहाँ कि तलपट द्वारा निम्नलिखित में से, तलपट आप लोग समझते होंगे, इसको बोलते हैं हम लोग ट्रायल बैलेंस। ठीक है, ट्रायल बैलेंस। तो तलपट द्वारा निम्नलिखित में से किस त्रुटि का खुलासा होता है। तो चलिए हम थोड़ा सा तलपट के जो एरर होते हैं उसको देखेंगे। तो देखिए, तलपट में जो एरर होते हैं वह 4 प्रकार के होते हैं। पहला होता है, इसको हम लोग देख लेते हैं। चलिए यहाँ पे देखिए, तलपट में पहला जो एरर होता है वह लेख अशुद्धि होता है। ठीक है, लेख अशुद्धि। अब देखिए, लेख अशुद्धि में क्या होता है कि लेख अशुद्धि में या तो हम किसी अमाउंट को गलत तरह से लिख दिए गए, या फिर अगर हम कोई अकाउंट बना रहे हैं तो उसका शेष हम गलत निकाल लिए, उनका जोड़ या घटाव गलत कर दिए। ठीक है, तो इस तरह के एरर लेख अशुद्धि होती है, और यह ट्रायल बैलेंस जब बनाते हैं तो उसी समय यह देखने को मिल जाता है। ठीक है, यानी कि
जब ट्रायल बैलेंस हम लोग बनाते हैं तो उसमें यह पता चल जाता है कि इसमें लेख अशुद्धि हुई है और इसका डेबिट क्रेडिट का जो योग होगा वह नहीं मिलेगा। ठीक है, उसके बाद दूसरा होता है आंशिक लोप अशुद्धि। ठीक है, दूसरा को भी देख लीजिए आप लोग। दूसरा होता है आंशिक लोप। ठीक है, आंशिक लोप। अब देखिए, और एक होता है पूर्ण लोप। जैसे देखिए, अब कोई जैसे बिजनेस में कोई ट्रांजैक्शन हुआ तो कोई एंट्री लिखने से ही हमने छोड़ दिया या फिर किसी अमाउंट को हमने लिखा ही नहीं, तो क्या हो जाएगा कि लोप अशुद्धि हो जाएगा। ठीक है, तो लोप अशुद्धि भी अगर होती है फॉर्म में तो ट्रायल बैलेंस बनाने पर यह पता चल जाता है। ठीक है, उसके बाद तीसरा भी देख लीजिए। तीसरा है आप लोगों का सैद्धांतिक अशुद्धि। सैद्धांतिक अशुद्धि, देखिए इस तरह की अशुद्धि क्या होता है कि जब बिजनेस में ट्रांजैक्शन होता है तो उस ट्रांजैक्शन को, जो भी बिजनेस में ट्रांजैक्शन हुए हैं, जब हम उसे बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड करते हैं तो अकाउंटिंग प्रिंसिपल को फॉलो करते हुए हम लोग बुक्स ऑफ अकाउंट में किसी भी ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करते हैं। तो अगर मान लीजिए कि हम बिजनेस के कोई ट्रांजैक्शन को बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड तो कर रहे हैं, लेकिन वहाँ पर कहीं ना कहीं हम गलत कर रहे हैं, अकाउंटिंग प्रिंसिपल को फॉलो नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो उस तरह की अशुद्धि जो होता है वो सैद्धांतिक अशुद्धि कहलाएगी। ठीक है, और जो सैद्धांतिक अशुद्धि होती है यह जब होती है किसी भी ट्रांजैक्शन में तो इसका जो प्रभाव है वह ट्रायल बैलेंस पे मतलब ट्रायल बैलेंस जब हम बनाएंगे तो उसका डेबिट और क्रेडिट दोनों का शेष बराबर आ जाता है और यह हमें पता नहीं चलता है, लेकिन कहीं ना कहीं ट्रायल बैलेंस में एक तरह की अशुद्धि होती है। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि कोई कैपिटल मद का आइटम है। ठीक है, जैसे कोई कैपिटल का आइटम है और उसे हम लोग रेवेन्यू आइटम में दिखा देंगे, या फिर कोई रेवेन्यू नेचर का आइटम है उसको हम कैपिटल में दिखा दिए। ठीक है, तो इस तरह की जो अशुद्धि होती है वह जो होता है सैद्धांतिक अशुद्धि होती है। उसके बाद दूसरा एक होता है क्षतिपूरक अशुद्धि। क्षतिपूरक अशुद्धि, अब देखिए इस तरह की जो अशुद्धि होती है वह कहीं ना कहीं एक जगह तो गलत हम लिख देते हैं, लेकिन उस चीज़ को हम दूसरा जगह क्या करते हैं कि उसकी पूर्ति दूसरे एंट्री से हो जाती है। जैसे मान लीजिए कि जब हम कोई बिजनेस में कोई ट्रांजैक्शन हुआ, ठीक है, तो उस ट्रांजैक्शन को, वह ट्रांजैक्शन 1000 रुपये का था, लेकिन इस ट्रांजैक्शन को हमने 500 रुपये लिख दिया। ठीक है, 500 रुपये लिख दिया, लेकिन दूसरी एंट्री करते समय कोई एंट्री था 500 का और इसको हम लोगों ने 1000 रुपया कर दिया। अब रेवेन्यू और कैपिटल से इसको आप लोग समझ लीजिएगा। ठीक है, तो अब क्या होगा कि यह 500 रुपया जो था इसकी पूर्ति यह एंट्री कर देगा। ठीक है, तो इस तरह की जो अशुद्धि होती है वो क्षतिपूरक अशुद्धि कहलाती है, यानी कि एक के द्वारा की गई गलती दूसरे के द्वारा की गई गलती को मतलब पूर्ति कर देती है। ठीक है, तो उस तरह की अशुद्धि को हम लोग कहते हैं क्षतिपूरक अशुद्धि। तो यह 4 अशुद्धि है जो कि ट्रायल बैलेंस में विद्यमान होती है। ठीक है, तो जो हमारा क्षतिपूरक अशुद्धि और जो हमारा सैद्धांतिक अशुद्धि होता है यह ट्रायल बैलेंस में हमें जल्दी से पता नहीं चलता है, इसका खुलासा ट्रायल बैलेंस नहीं करता है। ठीक है, लेकिन जो हमारी लेख अशुद्धि है या फिर जो हमारी लोप अशुद्धि होती है जिसमें आंशिक और पूर्ण लोप दोनों आ जाएगा, इस अशुद्धि के द्वारा ट्रायल बैलेंस के अशुद्धि का पता चल जाता है। ठीक है, तो चलिए अब हम क्वेश्चन पे आते हैं। तो देखिए यहाँ क्वेश्चन में यही पूछा जा रहा था कि तलपट द्वारा निम्नलिखित में से किन त्रुटि यानी कौन से एरर का खुलासा होता है। ऑप्शन पहला है कि क्षतिपूरक अशुद्धि। ठीक है, यहाँ पे प्रतिपूरक लिख दिया गया है लेकिन यहाँ पे क्षतिपूरक होगा। ठीक है, टाइपिंग में एरर हो गया है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे क्षतिपूरक अशुद्धि है, तो इस अशुद्धि का जो खुलासा है वह ट्रायल बैलेंस नहीं करता है, अभी मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस किया। उसके बाद दूसरा है किसी प्रविष्टि का आंशिक लोप अशुद्धि। तो हाँ, आंशिक लोप जो होता है वह तलपट के द्वारा खुलासा हो जाता है कि इस तरह की अशुद्धि हुई है। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन को भी देखेंगे, सैद्धांतिक अशुद्धि। तो सैद्धांतिक अशुद्धि से भी तलपट के द्वारा खुलासा नहीं होता है, तो यह भी नहीं होगा और 4 नंबर भी ऑप्शन नहीं होगा, तो इस तरह से इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो बी है आप लोगों का यह हो जाएगा आंसर। उसके बाद चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। देखिए इस क्वेश्चन को आप लोग अच्छे से पढ़िएगा। ठीक है, यह क्वेश्चन देखने में बड़ा लग रहा है लेकिन आसान क्वेश्चन है। देखिए इस क्वेश्चन को
देखिए इस क्वेश्चन में दो पार्टनर हैं एक्स और वाई, और उनका लाभ विभाजन जो अनुपात है वह 3:1 है, ठीक है। और वे जेड को पार्टनर के रूप में स्वीकार करते हैं, यानी कि एक न्यू पार्टनर जेड है, उनको इन लोगों ने स्वीकार किया कि अब वो हमारे फॉर्म में पार्टनर रहेंगे, जो 4,000 रुपया गुडविल शेयर के रूप में भुगतान करता है, और जो जेड है वह 4,000 रुपया गुडविल के रूप में पैसा लाता है, ठीक है, और वह पे करता है फॉर्म को। तो नई लाभ की साझेदारी, आप देखिए जब जेड फॉर्म में प्रवेश करेगा तो क्या होगा कि एक्स और वाई का जो पुराना लाभ विभाजन अनुपात है उसमें क्या होगा, परिवर्तन आ जाएगा, क्योंकि अब तो जेड आ गया है। तो अब जो है जब जेड फॉर्म में आ जाता है तो उसके बाद जो एक्स और वाई का और जेड का तीनों का जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होता है वह 2:1 रहता है, ठीक है। तो गुडविल की धनराशि जमा की जाएगी। तो अभी इस क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि गुडविल की धनराशि जो है वह कौन साझेदार लेगा, क्या एक्स लेगा या फिर वाई लेगा। तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन में वही दिया हुआ है कि एक्स और वाई को क्रम से 1,000, यानी एक्स को 1,000 और वाई को 3,000 रुपया, जो 4,000 रुपया गुडविल लाया है जेड, इसमें से 1,000 रुपया तो एक्स लेगा और 3,000 रुपया वाई लेगा, या फिर केवल एक्स लेगा इस 4,000 रुपये को, या फिर केवल वाई लेगा, या फिर एक्स जो है वह 3,000 रुपया लेगा और वाई जो है 1,000 रुपया लेगा। तो देखिए जब कोई भी न्यू पार्टनर फॉर्म में प्रवेश करता है और वह अपने साथ गुडविल का अमाउंट लाता है, तो इस अमाउंट को जो पार्टनर हैं फॉर्म के वह जिस अनुपात में त्याग करते हैं उसी अनुपात में कोई न्यू पार्टनर के द्वारा लाए गए गुडविल को लेते हैं, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में देखिए कि कौन से पार्टनर त्याग कर रहा है, क्या एक्स पार्टनर कर रहा है, क्या वाई पार्टनर कर रहा है। तो देखिए पहले एक्स और वाई का रेशियो कितना था, 3:1 था, लेकिन जब जेड आ गया तो उनका रेशियो कितना हो गया, तो देखिए एक्स का 3 से घट के कितना हो गया, 2 हो गया, यानी कि एक्स क्या कर रहा है यहाँ पे, त्याग कर रहा है, यानी एक्स जो है वह त्याग कर रहा है। तो गुडविल का अमाउंट तो एक्स लेगा, लेकिन अब हम देखेंगे कि क्या वाई त्याग कर रहा है कि नहीं। तो देखिए वाई का रेशियो कितना था, 1 था, और न्यू में भी उसका 1 ही है, यानी कि वाई क्या कर रहा है, वाई त्याग नहीं कर रहा है, ठीक है। तो वाई तो इस अमाउंट को नहीं लेगा, तो कौन पार्टनर लेंगे, जिन्होंने त्याग किया है जेड के लिए। तो यह जो अमाउंट होगा 4,000 रुपया, यह केवल जो यह 4,000 रुपया का गुडविल है यह केवल एक्स लेंगे, ठीक है। तो यह जो धनराशि है गुडविल का 4,000 रुपया, यह केवल एक्स के में जो एक्स पार्टनर हैं वह लेंगे, ठीक है। तो इस तरह से इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, कि केवल एक्स लेंगे। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। उसके बाद चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। तो देखिए इस क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत बीमा को शासित नहीं करता है, ठीक है। यहाँ ध्यान रखिएगा, बीमा को शासित नहीं करता है, बीमा मतलब आप लोग समझते होंगे इंश्योरेंस। तो देखिए ऑप्शन नंबर पहला है कि गुड फेथ का सिद्धांत, या फिर प्रॉफिट का सिद्धांत, या फिर ऋण मोचन यानी कि डेप्ट रिडीम्ड, या फिर कॉजा प्रॉक्सिमा। तो देखिए जो हमारा इंश्योरेंस होता है यह कहीं ना कहीं सर्विस प्रोवाइड करना होता है, ठीक है। तो इसमें प्रॉफिट नहीं आता है, और इसमें बीमा को शासित नहीं करता ही पूछा है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, प्रॉफिट। उसके बाद चलिए हम लास्ट क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए इसमें लास्ट क्वेश्चन 5वां नंबर है। देखिए इस क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि नकदी में माल खरीदा गया, यानी कि हमने कोई गुड्स खरीदा है कैश में, तो इससे क्या होगा, चालू अनुपात में कोई प्रभाव नहीं होगा, या फिर ऑप्शन दूसरा है कि चालू अनुपात में वृद्धि होगी, या फिर तीसरा है कि सकल लाभ प्रतिशत में कमी होगी, और चौथा है कि सकल लाभ प्रतिशत में वृद्धि होगी। अब देखिए जब हम कोई भी गुड को कैश में खरीदेंगे तो हमारे पास से जाएगा क्या, कैश जाएगा, और हमारे पास आएगा क्या, गुड्स आएगा, ठीक है। यानी हमारे पास से गया कैश और आया क्या, गुड्स। तो देखिए इसका ऑप्शन देख लीजिए। तो यहाँ का है चालू अनुपात में वृद्धि होगी, तो चालू अनुपात में तो वृद्धि होगी नहीं। उसके बाद है सकल लाभ का प्रतिशत होगा, तो यहाँ लाभ से तो कोई मतलब ही नहीं है, ठीक है, तो यह तीनों नहीं होगा। इस तरह से चालू अनुपात में कोई प्रभाव नहीं होगा, तो हाँ एक, क्योंकि कैश हमारा जा रहा है तो साथ ही हमारा जो एसेट्स है वह आ रहा है, ठीक है। तो इस तरह से इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, कि जब हम कोई गुड्स को कैश में खरीद देंगे तो इससे क्या होगा कि कैश तो जा रहा है हमारा, लेकिन हमारे पास गुड्स आ रहा है, तो चालू अनुपात में
कोई भी प्रभाव नहीं होगा। ठीक है, तो इस तरह से इसका आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, तो यह था आप लोगों का कुछ प्रीवियस ईयर से रिलेटेड एमसीक्यू। तो आप लोगों को थोड़ा सा कॉन्सेप्ट भी समझ में आया होगा कि किस तरह से प्रीवियस ईयर में एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछे गए थे। तो आप लोग हमारे साथ बने रहिए, और भी हम एमसीक्यू प्रीवियस ईयर का जो है सारा आप लोगों को कराएंगे। ठीक है, तो अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप लोग इसे लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।